नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे हम एटम एंड न्यूक्लियाई यूनिट से पढ़ेंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई जो यूनिट है इसका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो एटम एंड न्यूक्लियाई का जो यूनिट है वो 2 चैप्टर्स में कंप्राइज है। एक चैप्टर में हमने न्यूक्लियाई को पढ़ना है और एक में एटम पढ़ना है। एटम का मोस्टली जो पोर्शन है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हुए हैं। तो एटम में सिर्फ हमें 2-3 मॉडल्स डिस्कस करने हैं। लार्जली बोहर्स मॉडल एटम का पार्ट है, तो बोहर्स मॉडल हमने एटम के चैप्टर में पढ़ना है। और न्यूक्लियाई आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तो न्यूक्लियाई इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो एटम जो है उससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से। तो इसके बारे में मोस्टली सबको पता है कि जितनी भी मैटर है वो सारी एटम से मिलके बनी हुई है। और एटम के जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्कवरी जो है वो थॉमसन ने की हुई है। जो थॉमसन था उसने ये बोला था कि उसने प्रपोज किया था कि हो सकता है कि एटम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उसने उनको इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, क्योंकि एटम ओवरऑल पूरा अगर हम पूरा एटम देखें एज अ होल तो वो न्यूट्रल है। तो वो न्यूट्रल कैसे है? अगर उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज उसके अराउंड ज़रूर होगा, जिसकी वजह से पूरा एटम न्यूट्रल है। तो इस तरह का उसने मॉडल दिया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। जैसे पुडिंग होती है, कस्टर्ड होता है कि कस्टर्ड की एक पूरी प्लेट है और उसके अंदर कहीं कहीं पुडिंग है, वो है ड्राई फ्रूट्स हैं। तो उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो इसके अंदर है, और जो आउटर है शेल है उसे ये जो आउटर मैंने ड्रॉ किया है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो थॉमसन ने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर में वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है। तो एटम को एज ए पॉजिटिव चार्ज का सफियर मान के, जिसकी उसने डेंसिटी बताई 10⁻⁻10 मीटर, और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड हुआ है, जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राइड ग्रेप्स होते हैं। ठीक है, तो उससे जो थॉमसन था इसका मॉडल बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो जो ये वाला मॉडल था थॉमसन के बाद, इसके बारे में बाद में अल्फा स्कैटरिंग के मॉडल की डिस्कशन हुई। अल्फा स्कैटरिंग का मॉडल जब परफॉर्म हुआ तो उससे काफ़ी कुछ पता चला। तो अब हम नेक्स्ट देखिए, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता था, वो पढ़ते हैं। और ये जो मॉडल था ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था आफ्टर थॉमसन। रदरफोर्ड का मॉडल एग्जिस्टेंस में आया। तो रदरफोर्ड ने ये कहा, उसने ऐसा एक सेटअप किया कि लेड की कैविटी ले ली, कैविटी जो अंदर से खाली है, और उसके अंदर अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। अल्फा पार्टिकल देखो हम उसे पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो कोई सोर्स ही होगा जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल है क्या बच्चे? हीलियम के पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। 2 हीलियम 4 मतलब 2 यूनिट का चार्ज है और 4 यूनिट का मास है, तो हीलियम पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। तो जैसे रेडियम ही हमने लिया, से रेडियम उसका सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स बिखरे ना, तो कोलीमेटर ने उसको एक पैरेलल बीम की तरह सेट कर दिया, और ये बीम आगे जा रही है। ठीक है, दिस इज कॉलीमेटर। बीम अल्फा पार्टिकल की आगे गई, फिर एक रदरफोर्ड ने सर्कुलर स्क्रीन लगाई। सर्कुलर जो स्क्रीन थी वो अंदर से जिंक ब्लेंडे से कोटेड है। जिंक ब्लेंडे ZnS, जिंक सल्फाइड जिसे बोलते हैं, जिंक सल्फाइड से उसे कोट कर दिया। और फिर यहाँ पे अंदर बिल्कुल सामने एक गोल्ड की फॉइल, पतली सी गोल्ड की शीट रख दी। दिस इज गोल्ड फॉइल। और फिर लास्ट में अल्फा पार्टिकल जब स्कैटर्ड होके निकलेंगे, उनको डिटेक्ट करने के लिए मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया। ये डिटेक्टर ऐसे मोशन में आएगा, तो जितने अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल बच्चे होता है कि जब स्क्रीन पे पड़ते हैं ना, तो सेंटिलेशन का फिनोमिना होता है। सेंटिलेशन मतलब लाइट की फ्लैशेस एमिट होती हैं, तो ये मूवेबल डिटेक्टर उन फ्लैशेस को कैच कर लेता है। शॉर्ट सी फ्लैशेस होती हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। तो रदरफोर्ड ने बच्चे इस एक्सपेरिमेंट से 3 ऑब्जर्वेशन की।
और 3 ऑब्जर्वेशन के बाद उसने उनके 3 कंक्लूजन निकाले। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट जो थी उसकी, वो उसने नोटिस किया कि जितने अल्फा पार्टिकल्स थे उसका मोस्टली नंबर गोल्ड फॉइल पे पास किया और अनडिफ्लेक्टेड होके वहीं पे मतलब निकल गए। अनडिफ्लेक्टेड मतलब किसी भी तरह की डेविएशन नहीं आई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। मैं रिपीट कर रही हूँ, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। फिर इसका उसने कंक्लूजन क्या निकाला, क्यों अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल से निकले अनडिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, तभी ऐसे ही सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्शन हुए। तो इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन पास थ्रू द गोल्ड फॉइल दे गेट अनडिफ्लेक्टेड, मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट, उसने ये ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू 0 कुछ इतना परसेंट, बहुत ही कम, इतने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम एंगल से डेविएट हुए। इतने परसेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, और इतना स्मॉल था, थ्रू स्मॉल एंगल, इतना स्मॉल था कि वो लेस देन 1 डिग्री था। ठीक है, मतलब अगर ये हम 90 लेते हैं तो 1 डिग्री कहीं इतना सा होगा, इससे भी कम इवन। तो 1 डिग्री से कम एंगल से वो पार्टिकल्स डेविएट हो गए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे और उनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा था। तो इसका मतलब कि वो अगर उनमें डिफ्लेक्शन आई है तो कहीं ना कहीं एटम के अंदर स्मॉल रीजन में कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उसने ये माना कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन द एटम दैट विल बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल रीजन में, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हुए। तो मतलब बड़े थोड़े से रीजन में अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज थे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जब इंटरेक्ट करेगा तो डेविएट हो गया ड्यू टू सम लार्ज रिपल्सिव फोर्सेस। अल्फा पार्टिकल हैवी था, तो अल्फा पार्टिकल मैसिव था, मासिव 4 टाइम्स मास ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन से। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल ने किससे इंटरेक्ट किया, न्यूक्लियस जो जिससे हम पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हैं, तो स्मॉल डेविएशन प्रोड्यूस हुई। तो उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, उसने ये नोटिस किया कि वेरी फ्यू 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो था उसने लार्ज एंगल से, और वो एंगल 90 से ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90, इतनी डिफ्लेक्शन सफ़र की, और एक आधे ने अपना कोई पाथ रिट्रेस कर लिया, जैसे ऐसे गया और गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करके वापस आ गया। तो इसका उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि बहुत कम पार्टिकल ने लार्ज फोर्सेस और लार्ज डेविएशन सफ़र की। इसका मतलब जो पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस में गए होंगे तो कूलम फोर्सेस ऑफ रिपल्शन उन पे लगे होंगे, जिसकी वजह से वो रिपेल होके वापस आ गए, बिल्कुल जो सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में स्ट्राइक किए होंगे। जो साइडों से न्यूक्लियस के निकल गए उन्होंने तो स्मॉल डेविएशन सफ़र की, जो बिल्कुल न्यूक्लियस पे जाके फॉल किए, कूलम फोर्सेस लगे उनके ऊपर, तो वो रेस्ट पे आ गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने बताया ना कि 180 डिग्री से वो वापस आ गए, उसका रीज़न क्या रहा होगा, ड्यू टू कूलम रिपल्सिव फोर्सेस। फिर उसने ये लास्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको रिप्रेजेंट किया एन थीटा से। व्हाट इज एन थीटा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। जो स्क्रीन पे मीट कर रहे थे वो वेरी कैसे कर रहे थे, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था, वो डिपेंड करता है साइन की फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2। मतलब ये जो थीटा है ये स्कैटरिंग एंगल है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल है पर यूनिट एरिया। तो कितने पार्टिकल एमिट हो रहे थे वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एन थीटा, और जब डिग्री मतलब 90 डिग्री पे डिटेक्टर रखा, 180 पे रखा, तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्ट हुए, कम एंगल पे ज़्यादा पार्टिकल डिटेक्ट हुए, और जैसे 180 एंगल बढ़ रहा था तो एक आधा ही कोई पार्टिकल उनका नंबर वहाँ पे पहुँचा। मैं ग्राफ रिपीट कर रही हूँ कि जब एंगल कम था, सपोज 90 यहाँ पे था, बहुत सारे पार्टिकल्स 90 से कम एंगल पे डेविएट हुए। फिर जब हमने एंगल बढ़ाना शुरू किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम थे जिन्होंने 180
का एंगल सफ़र किया, डेविएशन सफ़र की और वापस आए। तो ये इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत लाइट पार्टिकल थे और इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इतना वो नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो टॉपिक है इससे हमने ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को कितना क्लोजली अप्रोच किया। नेम से ही सारा का सारा मतलब क्लियर है कि हमने इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करने वाला था तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना रहा। इसका मतलब क्या है, सपोज ये है एटम और एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो चार्ज है बच्चे हम वो जेड ही लेते हैं। जेड जितना अटोमिक नंबर होगा इनटू एक का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और जितना अटोमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जेड ई। तो न्यूक्लियस को हम हमेशा पॉजिटिव जेड ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से सपोज करो कि जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4 जिसका चार्ज है 2 यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज ये अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई ले लेते हैं, वो डायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लगेंगे जिन्हें हम कूलम फोर्सेस बोलते हैं। तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग वो रिपल्सिव फोर्सेस कितने होंगे, आपको पता है कूलम्स लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये चार्ज है दोनों बॉडीज का, एक है अल्फा पार्टिकल और दूसरा है न्यूक्लियस। तो ये कितना बन गया, Q1 हो गया ZE और एक ZE हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Z है बच्चे, दिस इज 2, ये मैंने लिखा है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का, Z ही है उसका न्यूक्लियस का। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 r²। क्लियर। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाएगा और कूलम फोर्सेस लगेंगे, इस टाइम इसके पास है काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मोशन में है। तो किसी डिस्टेंस पे काइनेटिक इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे और वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, जो पार्टिकल है वो अब ऐसे यहाँ से मुड़ के वापस आ जाएगा। तो कितने पास तक उसने उसको अप्रोच किया न्यूक्लियस को, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज r0। तो r0 जब डिस्टेंस होगा तो पार्टिकल की जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के, और वो हो गई पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4πε0, ये यहीं से मैं लिख देती हूँ 2Z² की पोटेंशियल एनर्जी 2Z²/4πε0। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैंने r0 से रिप्रेजेंट किया है इसलिए r0 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हेडिंग से डिस्टेंस निकालना है तो मीनिंग मुझे r0 निकालना है, तो बाकी सारे टर्म को मैं रखूंगी एक साइड, r0 जो है उससे निकाल लूंगी। बच्चे ये तो मैंने फोर्स लिखा था, वेट दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, लेकिन मैं यहाँ पर क्या पुट कर रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक आर होता है, ये आप फर्स्ट यूनिट में भी चेक करना, जब भी हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसमें डिनोमिनेटर में सिंगल आर होता है। तो उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो पोटेंशियल जो है वो आप फर्स्ट यूनिट से चेक करना, 1/4πε0 ZE जो उसका चार्ज है न्यूक्लियस का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनटू चार्ज अल्फा पार्टिकल का जो है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे पुट होगा, पोटेंशियल में डिवाइडेड में स्केयर कभी नहीं होता। सो r0 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू r0 उधर चला गया, 1/4πε0 एज इट इज 2Z² डिवाइडेड बाय हाफ mv²। ठीक है, तो ये जो r0 मैंने निकाला है ये है एक्सप्रेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। इसमें 2 जो है वो सॉल्व कर लेंगे या इसको ई पुट कर देंगे। ये रफ सा आइडिया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा।
बताती हूँ, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसकी हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूक्लियस का। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो न्यूक्लियस का रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये था मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा अप टू विच दिस अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एंड व्हेन इट retrace its path is known as distance of closest approach। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे एरर है, एक ही बार आना था। अब ये एक्सप्रेशन ठीक है, ये जो लास्ट आंसर निकला है दिस इज करेक्ट। ओके बच्चे, रदरफोर्ड मॉडल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी वजह से बोहर्स का मॉडल एग्जिस्टेंस में आया। तो अब हमने देखने हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये भी आपने लोअर क्लास में डेफिनेटली पढ़े होंगे। बच्चे, रदरफोर्ड ने ना पीरियोडिक टेबल तो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। पीरियोडिक टेबल इसने बेस किया, इसका बेस था ऑन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर पे बेस इसने रदरफोर्ड मॉडल ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो तो सक्सेसफुल रहा था। बट इसके जो मॉडल के एटम के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या था कि ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो उनको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक ब्रांच है जो ये स्टडी कहती है कि जब भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है या रिटार्ड होता है उसका मोशन, तो वो कुछ अपनी एनर्जी लूज करता है, एक्सेलरेशन में भी और रिटार्डेशन में भी। तो अगर वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हर स्टेप में जब जब वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा। तो उसका जो पाथ है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसे स्पाइरल होना चाहिए। पहले ऊपर से शुरू करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है ईएम रेडिएशन की फॉर्म में। तो ऐसे जब एनर्जी खत्म होती जाएगी तो वो अंदर अंदर आता जाएगा, और यहाँ पर है प्रोटॉन, तो अल्टीमेटली उसको प्रोटॉन पे गिर जाना चाहिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को, बट वो गिरता तो नहीं है। एटम एज अ होल इज अ स्टेबल सिस्टम। तो फिर वो स्टेबल कैसे है, रदरफोर्ड कह रहा है कि वो उसे घूमने के लिए सर्कुलर पाथ में उसके पास कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीपिटल इतनी एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहे हैं। बट कोई भी चीज जब एक्सेलरेट करती है तो इट लूज सम एनर्जी थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग दिस स्पाइरल पाथ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एटम जो है वो स्टेबल होना नहीं चाहिए, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, इट एक्सप्लेन या इट फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती हैं जो हाइड्रोजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल से जंप करके लोअर में आता है, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ईएम स्पेक्ट्रा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हैं, स्पेक्ट्रम जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, क्योंकि जो इसने ये कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व न्यूक्लियस में तभी कर सकता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और रिवॉल्व तो कर सकता है बट जो रेडियस है वो ऑल पॉसिबल हो सकती हैं। आपने बाद में बोहर्स ने बताया कि एक पर्टिकुलर रेडियाई में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। बट रदरफोर्ड ने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसकी कोई भी रेडियस हो सकती है। तो एटम जो है वो कंटिन्यूस पैटर्न बनाएगा, या कंटिन्यूस हम कह सकते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रा शो करेगा इसके अकॉर्डिंग। बट जो सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन है वो तो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है, उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं होता। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो उन स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करता। मैं रिपीट कर रही हूँ, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, वो कहीं भी किसी भी ऑल पॉसिबल रेडियस की वैल्यू हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो ईएम रेडिएशन एमिट करेगा, उनकी जो रेंज है वो कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनेगा।
फाइन। बट जो सिंपलेस्ट एटम भी है, लाइक हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, उन सबका लाइन स्पेक्ट्रा होता है। जैसे लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज, ऐसे लाइंस की फॉर्म में आपने पढ़ी भी होंगी ये सारी सीरीज, तो वो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि सीरीज बनती है लाइंस की, अलग अलग वेवलेंथ वाली। ठीक है, जैसे पास्चन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज। तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसका ड्रॉबैक।